नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे और आज हम बात करेंगे पहले टॉपिक को लेके। पहला टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो उसमें आंगनबाड़ी को लेके बात की गई है और प्री प्राइमरी स्कूल की बात कही गई है, जिसमें शिक्षा मित्र समायोजित हो सकते हैं। पहली दूसरी क्लास उसमें जाएगी तो शिक्षा मित्र इसमें जा सकते हैं। किस तरीके से उनको प्राइमरी स्कूल पढ़ाने के लिए क्या शिक्षा मित्रों को और कुछ कोर्स करना होगा, कोई टेट पास करना हो, क्या होगा, सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। और इसमें कोई भी बात इधर से उधर की नहीं होगी, क्योंकि हम आपको नई शिक्षा नीति जो फाइनल हुई है उसी को ही पढ़कर आपको बताएंगे। तो आज हम सबसे पहले पॉइंट को लेंगे और पॉइंट 1.1 से लेकर 1.7 तक ये है हमारे पास टॉपिक हैं। उन सभी टॉपिक को आज धीरे धीरे एक एक करके क्लियर करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ECCE, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बहुत ही महत्वता के साथ जोड़ दिया गया है NEP में। क्यों है ये हमारे लिए ज़रूरी? ECCE का मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, और ये इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि 85% जो बच्चों का दिमाग होता है वो 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही विकसित हो जाता है। तो इसलिए देखिए, इसमें हम आपको पढ़ के भी दिखा देते हैं। इसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है, बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए ECCE में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक होगी। आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि सरकार को सारा जो भी ध्यान देना है वो इसी बाल्यावस्था से पूर्व की जो स्थिति है वो उस पर देना है, ताकि बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करे तो वो परिपक्व हो, उसको वो पूर्ण ज्ञान हो पहले से, जिसके लिए प्राथमिक विद्यालय में उसको दक्षताएं प्राप्त कराने में कोई भी समस्या सामने ना आए। उसका अवसर यही है और ये लक्ष्य लगभग 2030 से पूर्व सभी को प्राप्त करना है। इस ड्राफ्ट में, इस हेडिंग में यही बात है कि ECCE की महत्वता को कम नहीं समझें, इसको सरकार बहुत ही गंभीरता से लेगी। चलिए, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, हेडिंग पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब जो पॉइंट है 1.2, इसमें हम आपको बताएं। इसमें उन्होंने कहा है कि ECCE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया जाएगा। मैं मानता हूँ ये शब्द आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, क्योंकि इनका संबंध सीधे सीधे छोटे बच्चों की शिक्षा से है। जब तक बच्चों में ये सब चीज़ें, बच्चों के साथ जब तक इन चीज़ों के साथ नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। खेल खेल में सिखाना, खोज विधि से सिखाना, ये सब चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जैसे अक्षर, भाषा, संख्या गिनती, रंग, आकार, इंडोर आउटडोर गेम, पहेलियाँ, तार्किक सोच, इन सब के साथ बच्चे को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, ताकि बच्चे के अंदर समझ पैदा हो सके। केवल वो रट विद्या से आगे नहीं बढ़े, ऐसा ना हो कि क्लास बढ़े, बच्चे के अंदर समझ जरूरी है। और ECCE का जो सबसे मेन काम है वो यही कि बच्चे का विकास होना है, वृद्धि नहीं। विकास से मतलब आप समझ रहे होंगे, आपने पढ़ाई में पढ़ाई होगा कि विकास का मतलब है कि उसकी शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक समझ सब कुछ जब एक साथ विकसित होता है तो उसको विकास कहते हैं। तो विकास होना है बच्चे का, जाएंगे बच्चे के अंदर समझ भी विकसित करानी, और ये तब होगी जब वो बच्चा उस चीज़ को पहले से बहुत अच्छी तरह समझ सके। चलिए, पॉइंट 3 को लेते हैं, 1.3 को। तो इसमें इन्होंने कहा है कि NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक बच्चों के 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो 0 से 3 साल का और दूसरा है 3 से 8 साल का। तो 3 से 8 साल का भी जो सब फ्रेमवर्क है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसमें बच्चे प्री प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी में होंगे। इसमें बच्चे को मजबूत बनाना है शिक्षा को लेकर, उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां होंगी। अब मान के चलिए, आंगनबाड़ियों को भी बहुत ही बेहतर बनाया जाएगा, उनके भवन बहुत अच्छे बनाए जाएंगे, आकर्षक बनाए जाएंगे, पेंटिंग कराई जाएगी,
साथ के साथ आंगनबाड़ियों को मजबूती से बच्चों को जो शिक्षा मिल सके, इसके लिए काफ़ी उपकरण भी उनको दिए जाएंगे ताकि बच्चे खुद करके सीखें, खुद लर्निंग करके सीखें। सभी उपकरणों के साथ बच्चों को यहाँ पर मूलभूत दक्षताएं प्राप्त कराने का सरकार पूरा प्रयास करेगी इस NEP में। तो आपको पता ही है कि छोटे बच्चों को कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत बहुत कुछ अच्छे लगते हैं, तो इनके माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता पिता दोनों के साथ साथ आंगनबाड़ी के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। चलिए इसके बाद जो अगला पॉइंट है 1.4, उसमें हम आपको बताएं। 1.4 में इसमें बताया गया है कि देश में कितने तरह की आंगनबाड़ी हैं और आंगनबाड़ी में इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि भारत में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ECC संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना बहुत बृहद लक्ष्य होगा। इस प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल और शिक्षा जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए ये संस्थाएं होंगी। देखिए इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पहले इसमें सबसे जो दे रखा है मेन कि आंगनबाड़ी कितनी है, तो पहली एक ऐसी आंगनबाड़ी जो बहुत ही अच्छी है, वृद्ध है, सशक्त है और अकेले आंगनबाड़ी चल रही है। दूसरे पॉइंट पर है कहाँ पर कि प्राथमिक विद्यालयों के साथ जो आंगनबाड़ी चल रही हैं उनमें ये व्यवस्थाएं होगी। साथ ही साथ ऐसे पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्री स्कूल भी हैं कुछ, वहाँ पर आंगनबाड़ी चल रही हैं और खुद अकेले प्री स्कूल हैं, वहाँ पर भी ये व्यवस्था चलाई जाएंगी। 4 हैं अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से भी इसको लागू किया जाएगा। तो इन 4 संस्थानों में इसकी व्यवस्था की जाएगी। चलिए 1.5 पर आते हैं। हम जल्दी बता रहे हैं आपको क्योंकि खास बात जो है बस वही बता रहे हैं इसमें। प्रारंभिक बाल विस्तार, देखभाल और शिक्षा ECC की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्तापूर्ण, यानी हमने अभी बताया था, बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी जो भवन होंगे वो हवादार होंगे, बाल सुलभ होंगे, निर्मित जो भवन होंगे वो अच्छे होंगे, गतिविधियाँ होंगी, पर्यटन इसमें करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक और छात्राओं से मिलेंगे, यानी प्री प्राइमरी स्कूल प्राइमरी के बच्चों से मिलेंगे जुलेंगे, तभी तो उनके अंदर एक दूसरे के अंदर कोऑर्डिनेशन आएगा और आगे वो प्राथमिक में जब आएंगे तो उन्हें कोई भी संकोच नहीं होगा। इसके बाद आंगनबाड़ी के स्कूल परिसरों में समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आंगनबाड़ी बच्चों, माता पिता और शिक्षकों को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में भी परस्पर मिलाया, यानी स्कूल में जो कार्यक्रम होंगे उसमें प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं 1.6 पर। ये 1.6 पे हमारे यहाँ बताया गया है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा, जिसे बाल वाटिका, जो कक्षा 1 से पहले की होगी उसमें स्थानांतरित होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बाल वाटिका में बच्चा परिपक्व होना चाहिए। क्लास फर्स्ट में आने से पहले बच्चे को बहुत कुछ नॉलेज अब तक हो जानी चाहिए इन चरणों के बाद। अब तक प्राइमरी में ऐसे बच्चे आते थे जिनको शब्द भी पहचान में नहीं आते थे, अक्षर पहचान में नहीं आते थे, अंक पहचान में नहीं आते थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होगा। पहली क्लास में जब बच्चा आएगा उससे पहले ही बाल वाटिका में बच्चे को पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा ताकि वो आगे अंक पहचानना और अक्षर पहचानने के साथ साथ बहुत ही कुछ सीख के जाएगा। यानी अब कक्षा 1 में कोई भी बच्चा कोरा कागज़ की तरह नहीं आएगा, वो बहुत कुछ अपने अंदर सीख के लेकर आएगा। ये इसका लिए सबसे महत्वपूर्ण है और MDM की व्यवस्था उसमें प्राइमरी में हो जाएगी, उसके साथ उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये बात बताई गई है कि स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच परीक्षण में अब प्राइमरी के स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा, जैसे आंगनबाड़ी को लेके किया था। निगरानी रखी जाएगी कि इनका वास्तव में शारीरिक विकास भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मानसिक तो चाहिए, शैक्षिक भी चाहिए और शारीरिक विकास भी चाहिए। अब लास्ट का जो पॉइंट है हमारा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में बात आ रही है कि किस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों पे कौन पढ़ाएगा और इसको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा है कि ECC शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ही और शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण समझ रहे हैं आप, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद वो इस प्री प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। आप जैसे समझ रहे हैं कि जैसे B.Ed वाले प्राइमरी में पढ़ाने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो डिग्री उनसे बड़ी है, तो शायद अब जो आंगनबाड़ी के छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके लिए एक और ट्रेनिंग करनी होगी जो इन छोटे बच्चों के सिखाने के बेस पर ही होगी।
और ये जो है 10+2 जिनकी योग्यता 10+2 यानी इंटर पास हैं उनको और उच्चतर जो शिक्षा है उनको दी जाएगी ट्रेनिंग। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और उससे अधिक यदि बच्चे वो शिक्षक कम पढ़ा हुआ है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इससे भी कम है तो उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षकों को ईसीसी में 6 महीने का प्रमाण पत्र कराया जाएगा और कम से कम योग्यता रखने वाले को 1 वर्ष का डिप्लोमा भी कराया जा सकता है। आपको बता दें कि शिक्षा मित्र जाहिर सी बात है बीटीसी, बीए और एमएससी हैं तो वो उच्च योग्यता रखते हैं तो जाहिर सी 6 महीने का शायद उनको ट्रेनिंग देके प्री प्राइमरी में समाहित कर दिया जाएगा। 6 महीने का उन्हें कोर्स अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो पूरी तरह से आंगनबाड़ियों के साथ और शिक्षा मित्रों को मिला के पूरा एक सेक्शन में वो शिक्षक पूरे हो जाएंगे। जो कह रहे थे कि एनटीटी वालों को भी मौका दिया जाएगा तो नवीन भर्ती में दिया जा सकता है, लेकिन जो वर्तमान में पढ़ा रहे हैं उनको तो प्रशिक्षण देके उसी में ही उनके अनुभवों का फ़ायदा लिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा मित्रों को हो सकता है कि 6 महीने का ये वाला कोर्स करना पड़े, उसके बाद वो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से योग्यताधारी हो जाएं। और योग्यता तो वैसे उनके पास ज़्यादा है ही है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जैसे समझ रहे होंगे आप बीएड वालों को जैसे कराया जाएगा 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्राइमरी को पढ़ाने के लिए, ऐसे ही बीटीसी पास शिक्षा मित्रों को शायद एक छोटा कोर्स 6 महीने का कराया जा सकता है। ये कोर्स जो है संकुल केंद्र पर होंगे जो एनपीआरसी होते हैं, एनपीआरसी सेंटर, तो एनपीआरसी पर ये प्रशिक्षण कराए जा सकते हैं। और इसमें इतना ही है कि बाकी आप ये एनपीआरसी के सेंटर पर ये प्रशिक्षण कराया जाएगा, उनके वहीं पर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है 1.8 पॉइंट जो है इसमें यह है कि ये आदिवासी क्षेत्रों में भी इसको लागू किया जाएगा, जहां आश्रमशालाएं हैं वहाँ भी ये ईसीसी को लागू किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है इसमें 1.9 ईसीसी पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि के जिम्मेदार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी। यहाँ बात है लास्ट पॉइंट वो है पाठ्यक्रम को लेके, यानी कि इस प्री प्राइमरी सेक्शन में जो छोटे बच्चों का सिलेबस होगा उसको तैयार कराने की पूरी जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है कि जो पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगी। सोचिए जब इतने बड़े बड़े मंत्रालय सभी मिलके सिर्फ और सिर्फ इन छोटे बच्चों की छोटी छोटी किताबों को बनाने में लगेंगे तो उन किताबों में कितना ज्ञान होगा कि वो बच्चों के हिसाब से बनाई जाएंगी और बच्चों को उससे सीखने में समस्या भी सामने नहीं आएगी। तो इतने सभी डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम पर काम करेंगे ताकि वो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम बच्चों को खेल की विधि के द्वारा और अन्य तकनीकों के द्वारा बच्चों को सिखाया जा सके और पहली क्लास में बच्चा जब आए तो वो बहुत कुछ सीख आए, या पहली दूसरी क्लास में जब वो बच्चा अपनी मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर ले तो जाहिर सी बात है कि उसको आगे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगी शिक्षा ग्रहण करने में और ड्रॉप आउट की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यही चरण होते हैं जहाँ बच्चा ड्रॉप आउट होता है और जब उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में तो वो स्कूल छोड़ देता है। तो हमने आज नई शिक्षा नीति 2020 के पहले बिंदु को 1.1 से लेकर 1.9 तक को हमने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम जो है सेकंड पॉइंट को डिफाइन करेंगे। सेकंड पॉइंट बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है और आप समझ सकते हैं ये किससे रिलेटेड है, ये वही प्रेरणा लक्ष्य से रिलेटेड है, इसलिए इसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और इसको पूरी डिटेल से बताएंगे। नई शिक्षा नीति में बेसिक शिक्षा को तो कम से कम पूरी तरह से अच्छी तरह से जान ही लें कि इसमें क्या दे रखा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही लगता है कि शिक्षा मित्रों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा मित्र शायद 6 महीने का कोर्स और करके वो प्री प्राइमरी स्कूल में पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएंगे। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई शिक्षा नीति में आगे जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।